नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं FST 23 का, जिसमें हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे। 51 to 75 क्वेश्चन मैं करूंगा और 76 से लेकर के 100 शिल्पा मैम करेंगे। ठीक है ना। तो इस पेपर को करने से पहले जो हमारे सर का मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको, हमारे आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर के मुहिम के तहत हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है ना। तो आइए बात करते हम लोग हैं। देखिए हम लोग बात करेंगे, यहाँ देखिए क्या दिया है, 51 क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी में पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। पेपर आप लोगों का बहुत ही अच्छा है। पेपर सभी आपके NCERT बेस्ड हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस है, बहुत ही अच्छा पेपर है। सब NCERT बेस्ड पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 51 क्वेश्चन की। देखिए क्या लिखा हुआ है, यम प्लस आयन के 3 संकुलों फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड का सरलीकृत अवशोषण स्पेक्ट्रा नीचे दिया गया है। उनके लेम्डा मैक्सिमम का मान क्रमशः A, B और C के रूप में चिन्हित है। संकुल और उसके लेम्डा मैक्सिमम मानों के बीच सही मिलान है। तो देखिए यहाँ पे आपके 3 दिए हुए हैं। अब पूछ रहा है सही मिलान क्या होगा। देखिए यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे लेम्डा मैक्सिमम यहाँ पे C के लिए है, या किसके लिए है, आपके C के लिए है। और यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ C के लिए है, यहाँ B के लिए है, यहाँ क्या है आपका A के लिए है। अब अगर हम लोग ये जानते हैं कि जिसका लेम्डा की वैल्यू ज़्यादा होती है, हम ऐसे बोलें कि अगर लेम्डा क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा, मतलब ज़्यादा होगा, तो एनर्जी क्या होती है उसकी कम होगी। और जब एनर्जी कम होगी तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी आपकी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखना आपको है कि कौन सा ग्राफ क्या है आपके, किसमें लेम्डा की डेल्टा की वैल्यू कम होगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे किसकी सबसे कम है। तो यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, यम NH3 दे दिया है और यम F दे दिया है, यहाँ पे NCS दे दिया है। तो यहाँ पे किसकी पूछेगा आपसे, बताओ। देखो यहाँ पे लेम्डा मैक्सिमम और केतो को एब्जॉर्प्शन में आपका ग्राफ खींचा गया है। तो यहाँ पे A, B और C दिया हुआ है। तो किसका सबसे ज्यादा होगा, जिसका लेम्डा ज्यादा उसकी एनर्जी कम, उसका डेल्टा कम। तो जिसका लेम्डा क्या मैक्सिमम, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। यहाँ पे आप ये देखना है, इसमें लेगेंड से रिगार्डिंग आपको देखना है। तो यहाँ बताइए आपका कौन सा हो जाएगा, आपका A के लिए कौन सा होगा आपका। देखो यहाँ A बात करेंगे, A यहाँ देखो A के वैल्यू थर्ड, B का फर्स्ट एंड C का सेकेंड दिया हुआ है। A की बात करेंगे तो यहाँ पे किसका सबसे ज्यादा होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका, जिसका लेम्डा ज्यादा उसका डेल्टा कम। तो जिसका लेम्डा ज्यादा होगा तो यहाँ पे F क्या होगा आपका, इसकी क्या होगी आपकी, इसकी वैल्यू देखो क्या होगा आपका, इसकी लेम्डा कम, तो मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो A का क्या हो जाएगा आपका थर्ड, A वाला क्या होगा थर्ड, बी वाला क्या होगा आपका फर्स्ट, बी वाला क्या होगा फर्स्ट एंड सी वाला क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 52 क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है CrH2O6+3 के डिजेनरेट कक्षक हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे इसका हम लोग ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो क्या बनेगा आपका Cr, यहाँ पे H2O और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस का 3 होगा। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ अगर H2O जुड़ा हो, आपका अमोनिया जुड़ा हो, आपका क्या जुड़ा हुआ, आपका CO जुड़ा हो और आपका क्या जुड़ा हुआ, आपका EN जुड़ा हुआ। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। जब 0 होगा तो जो चार्ज होगा वही क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा। तो जब यहाँ पे क्रोमियम पे प्लस का 3 चार्ज आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। और हम लोग क्या लिखेंगे, आर्गन का 18 और क्या लिखेंगे हम लोग 4s1 और आपका क्या होता है 3d5 होता है। लेकिन यहाँ पे प्लस का 3 चार्ज है, जब प्लस का 3 चार्ज होगा तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकल जाएंगे। तो क्या बचेगा आपका आर्गन का 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3d3 हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ डी, सब क्या बोलेंगे, डी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
2 हो जाएगा। अब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इन तीनों की बराबर हो गई एनर्जी, और यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर इसकी बराबर हो जाएगी। तो पूछा है डिजेनरेट कक्षक कौन से होंगे जिसकी बराबर वैल्यू हो। तो यहाँ देखो क्या है, पहले की बात करेंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड, यहाँ देखिए तो ये तो आपका आंसर एकदम क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। 51 का क्या होगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे डी एक्स वाई और डी जेड स्क्वायर, देखिए दोनों के क्या अंतर आ गया आपका। यहाँ डी जेड स्क्वायर और डी एक्स जेड, ये भी आपका अंतर हो गया। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, ये भी क्या होगा, आपका डीजेनरेट हो गया। इसका मतलब इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पे इन दोनों की बराबर हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी एक्स वाई डी वाई जेड और क्या होगा आपका डी जेड एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या होगा आपका डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर हो जाएगा और क्या होगा आपका डी जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की क्या होगी आपकी डिजेनरेट हो जाएगी, मतलब बराबर एनर्जी हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं 53 का। 53 आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, मुख्य उत्पाद पी क्या होगा। तो आपको समझना ये है कि देखो अगर हम लोग यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लेते हैं और इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन, देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे एक बात और समझना है कि यहाँ पे क्या होगा आपका बीटा एलिमिनेशन होगा। क्या होगा आपका बीटा आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। जब यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा तो देखो आपका यहाँ पे एक H है और आपका यहाँ पे एक H है, तो HBr आपका यहाँ से निकल सकता है और आपका यहाँ से भी निकल सकता है। लेकिन अगर हम लोग यही बोलें आपसे कि यहाँ से अगर H और Br अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और जब रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा कौन सा बनेगा आपका, यहाँ डबल बॉन्ड देखो आना चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे आना चाहिए, ये भी नहीं है। और आपका ये तो कीटोनिक ग्रुप है, ये भी नहीं होगा। तो यही आपका आंसर सही होगा। लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड दिया हुआ है, इसको आप ऐसे काट दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहीं पे 53 का आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ से करेंगे तो देखो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका माइनर प्रोडक्ट आपका बनेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका 53 का आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके बहुत ही शानदार हैं और अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको ये सब करना चाहिए। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 54 की बात करते हैं। देखिए 54 की बात करें तो देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा आरेख SN1 अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखो यहाँ पे 4 ग्राफ आपके दिए हुए हैं। तो अगर SN1 की बात करेंगे तो अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो आप जानते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए RX, कोई हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका R पे पॉजिटिव और प्लस क्या होगा X पे निगेटिव हो जाएगा। आप जानते हैं SN1 रिएक्शन की बात किया जाए तो 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, और फर्स्ट क्या होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अगर हम बात करें यहीं पे आपका क्या होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या, आप सबसे पहले क्या बोलेंगे, ये आपका जो कार्बोकैटायन बनेगा, ये क्या जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, स्लो रिएक्शन होती है। यहाँ कौन सी रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन होगा। और जब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मीन्स क्या बोलेंगे R+ पे, अब हम लोग क्या बोलेंगे, कोई न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, तो क्या बन जाएगा आपका RNU। ये कौन सी होगी आपकी फास्ट रिएक्शन होगा, बहुत तेजी के साथ रिएक्शन होती है। तो जब फास्ट रिएक्शन होगी तो यहाँ पे देखो आपसे पूछा जाएगा आपसे क्या, जब स्लो स्टेप होगी और जब फास्ट स्टेप होगी। तो यहाँ पे ग्राफ पूछा गया, कौन सा ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में कौन सा ग्राफ आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे इफेक्टिव होगा, किसके लिए, SN1 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देखो अगर स्लो स्टेप में रिएक्शन होगी तो क्या होगा आपका, यहाँ पे देखेंगे कि थ्रेशोल्ड वैल्यू, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, इसके लिए तो क्या होगा ज्यादा और इसके लिए क्या होगा आपका कम। तो अगर स्लो रिएक्शन होगी तो क्या होगा आपका कर्व आपका ज्यादा मिलेगा, और अगर फास्ट होगी तो कर्व क्या बोलेगा आपका कम मिलेगा। तो जब आपका क्या बोलेंगे एनर्जी बैरियर से देखेंगे किसकी आपकी क्या बोलेंगे, कौन सा ग्राफ पहले स्लो स्टेप में होगा और कौन फास्ट में हो रहा है। तो देखो यहाँ दोनों बराबर हो गए, यहाँ पे आपको दिखाया नहीं गया है।
अब यहाँ पे देखो अब क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे एक्सोथर्मिक वाला कंडीशन आ जाएगा। यहाँ क्या है, स्लो है, यहाँ फास्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी कम है ग्राफ, इसका ज्यादा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 54 का फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग हैं 55 का। देखिए 55 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे है, पूछा गया है अभिक्रियाओं के निम्नलिखित समूह में ए और बी बनते हैं। तो देखो अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर ये दिया हुआ आपका है और HBr के साथ अगर हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पे देखो आपका, देखो बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या है, CH2OH है। तो अगर यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर हम लोग यही बात करते हम लोग हैं तो आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है, सॉरी यहाँ पे समझना आपको ये है कि अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सॉरी क्या होगा आपका, यहाँ पर OH निकलेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और HBr में यहाँ पे Br पे निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, और H पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, Br आपका क्या CH2 के साथ जुड़ जाएगा। और जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो मतलब निगेटिव पार्ट यहाँ पे जाके यहाँ पे क्या होगा आपका, जुड़ जाएगा। और यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, देखो यहाँ पे OCH3 है और यहाँ पे OH है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड आपका ऐसे टूटेगा। जब बॉन्ड आपका यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ का आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे कौन जाएगा आपका, यहाँ पे यह चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पूछा जाएगा इसके कंपेयर में आर्थो और मेटा, ये आर्थो और मेटा है तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपका बनेगा आपका बेंजीन बना दीजिए और यहाँ पे क्या बना दीजिए, OH, और इसके मेटा पोजिशन पे क्या होगा आपका CH2 और क्या हो जाएगा आपका Br। लेकिन अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आप जोड़ दीजिए क्या, यहाँ पे ऐसे जोड़ दीजिए, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका OH। तो देख लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ बात करेंगे हम लोग तो यहाँ आपका कौन सा होगा आपका, फोर्थ इज द क्या होगा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो 55 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग है 56 की। तो अगर हम लोग 56 की बात करें, देखिए क्या पूछा गया है, अभिक्रियाओं के निम्नलिखित क्रम में बनने वाला मुख्य उत्पाद P है। अब P पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे देखो SOCl2, RNH2, प्राइमरी एमीन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगर SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा आपका, OH निकलेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, Cl हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या बनेगा आपका, Cl जुड़ेगा। तो Cl हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद अब हम लोग करेंगे क्या, RNH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से Cl और यहाँ से एक H निकलेगा तो फिर क्या आ जाएगा आपका, क्या बनेगा आपका NH और क्या बन जाएगा आपका R हो जाएगा। और जब हम लोग NHR की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करता है आपका, ये रिडक्शन का काम कराएगा और रिडक्शन का काम कराएगा तो किसको ब्रेक करेगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा H और यहाँ पे क्या होगा आपका H हो जाएगा। तो दो हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 2H, यहाँ पे क्या होगा आपका 2H हो जाएंगे। तो क्या होगा आपका, ये आपका पूरा ग्रुप क्या बन जाएगा आपका बनेगा बेंजीन और फिर आपका सॉरी बेंजीन और यहाँ पे देखिए आपका 1 2 3 4 यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ बनेगा क्या आपका NH और क्या होगा आपका R हो जाएगा। तो देखो कौन सा है प्रोडक्ट इसमें, देख लीजिए आप लोग। यहाँ देखिए यहाँ पे तो आपका हटा दिया इन्होंने, देखिए यह एल्कीन पे कोई अटैक नहीं करेगा, एल्कीन पे कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। तो देखो कौन सा बन रहा है आपका, यहाँ बनेगा आपका फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 57 की। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित लेबल वाले हाइड्रोजन को अम्लीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो अम्लीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे क्या दिया है, एसिड,
यहाँ दिया है एल्कोहल, यहाँ पे एल्कोहल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया आपका H दिया हुआ। अब आप जानते हैं सबसे पहले बात करेंगे अम्लीयता की बात करेंगे तो एसिड की वैल्यू तो सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या होगा बी की तो सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो बी का तो यहाँ पे सबसे ज्यादा, क्योंकि ये का आंसर ही है, बी का सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ बात करें सी में और डी में और ए में, तो देखो अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ से अगर हटाएंगे और हम लोग यहाँ से हटाएंगे, तो जब हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसके कंपेयर में बात करेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे क्या अगर हटाते हैं तो यहाँ फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। अब यहाँ पे NO2 पे क्या लगा आपका -R लगा हुआ है, और इसके कंपेयर में अगर क्या पैरा पे लगा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद इसकी क्या होगी आपकी अम्लीयता ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू, इसके कंपेयर में क्या होगा मेटा पोजीशन पे, तो आर्थो देखो पैरा में जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे सी की अम्लीयता क्या होगी आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो बी के बाद सी के बाद डी और डी के बाद कौन सा आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 58 की, देखिए क्या दिया हुआ है, चित्र में दिखाए अनुसार विभिन्न EMF मानों के साथ निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर विचार करें। ये दिया हुआ आपका है, प्रजाति को असमानुपात अभिक्रिया से गुजरेगी। असमानुपात अभिक्रिया का मतलब क्या होता है आपका है, ये हम लोग बात करेंगे। तो असमानुपात का मतलब होता है डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे हम लोग, डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन की बात करते हैं तो जो इंटरमीडिएट होते हैं वही क्या होते हैं आपके डिसप्रपोर्शन, मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन बोल देंगे। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है, इसका हम लोग आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा आपका, देखो 6 दूना 12, 12 में से 5 तो 7 हो जाएगा। यहाँ निकालेंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ निकालेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ निकालेंगे तो +1 आ जाएगा, यहाँ निकालेंगे +3 आ जाएगा। अब अगर हम लोग जानते हैं, यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर यहाँ बात करेंगे तो अगर हम ऐसे बोलें आपसे कि अगर रिएक्शन इधर जा रही है तो क्या होगा आपका पॉजिटिव, ई सेल अगर क्या बोलेंगे बैकवर्ड इधर जाएगी विपरीत दिशा में तो क्या होगा आपका निगेटिव हो जाएगा। अब समझने वाली बात है, ई नॉट सेल की वैल्यू अगर क्या होगी ज्यादा होगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, जैसे अब देखना आपको है, तो देखिए ये तो होंगे नहीं, चलो भैया मिनिमम वाला क्या होंगे ऑक्सीडेशन होगा, तो ये भी होगा नहीं। अब इन तीनों की बात करते हैं, यहाँ देखेंगे तो +3 से क्या जा रहा है +7 और +3 से कहाँ जा रहा है +1। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, ऐसे जाएंगे तो क्या होगा आपका निगेटिव। तो देखो ई अगर ऐसे जा रहे हैं तो माइनस का 1.56 हो जाएगा, यहाँ प्लस का होगा आपका 1.15, तो क्या होगा आपका ये तो आपका इधर जा रहा है, जब इधर जाएगा तो क्या होगा ए की वैल्यू निगेटिव होगा, जो कि आपकी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ बात करेंगे, ये हम लोग इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या +1 से 0 में जाकर रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1.43 है, इधर जाएंगे +3 तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे जो ये बन रहा है यही क्या बनेगा आपका असमानुपात अभिक्रिया से गुजरेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 59 का, देखिए क्या लिखा हुआ है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करें। अब क्या दिया, ग्लूकोज को अगर हम लोग HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है आपका हेक्सेन बनता है, क्या बनता है हेक्सेन बन जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट का फोर्थ यही दोनों आंसर में कोई आएंगे। ग्लूकोज को अगर Br2 जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता आपका है ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, क्या बनेगा आपका ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। तो देखो ग्लूकोज को अगर Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा। ग्लूकोज को अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाता है, तो थर्ड का क्या होगा आपका सेकेंड हो जाएगा। देख लीजिए तो क्या होगा आपका फर्स्ट इज द यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ग्लूकोज को अगर हम लोग क्या बोलेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, ऊपर वाले नीचे वाले में क्या COH आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे सैकरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 60 क्वेश्चन की। देखिए सबसे शानदार और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्या पूछा गया निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार करें। देखिए क्या दिया हुआ आपका है,
दिया हुआ क्या आपसे है, एक ही अगर हम लोग क्या करेंगे ओजोनोलिसिस कराएंगे तो बी और सी बन रहा है। तो अगर 7 कार्बन का है तो देखो यहाँ पे C7H14 है, मतलब एल्कीन का फॉर्म है। इसका मतलब अगर हम लोग बोले ओजोनोलिसिस कराएं तो यहाँ पे देखना है कौन बनेगा। तो अगर बी की ओजो देखो यहाँ पे अगर 7 कार्बन है तो सब में 7 कार्बन है। अगर हम लोग ओजोनोलिसिस कराएंगे तो क्या बने, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे O और यहाँ पे O, यहाँ बनेगा O और यहाँ पे O, यहाँ भी ब्रेक करेंगे O और यहाँ पे O, यहाँ पे करेंगे तो O और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका O। अगर अब हम लोग बात करते हैं बी और सी में क्या बन जाएगा आपका, ये दोनों तो हम दोनों ऑप्शन हम लोग जोड़ दिए। अब क्वेश्चन आपका ये है कि अगर हम लोग बी को I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराया हम लोग ने तो क्या बन गया आपका, यहाँ पे क्या बना आपका, येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। जब येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो कोई आपका क्या होगा आपका CH3CO ग्रुप आपका होना चाहिए। ठीक, यही आपका देंगे। अब अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखो क्या होगा आपका, यहाँ देखिए यहाँ पे ए भी देगा आपको, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 CHO, तो देखो आपका देखो यहाँ पे ए भी दे देगा। यहाँ बात करेंगे तो ये भी यहाँ पे भी दे देगा। अब लेकिन यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है तो येलो प्रेसिपिटेट नहीं देगा। यहाँ देखिए अब दूसरी बात, यहाँ देखेंगे बी को अगर Ag2O के साथ रिएक्शन कराया तो सिल्वर मिरर दे रहा है। यहाँ पे क्या दे रहा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ क्या बन जा रहा है आपका, डी बन रहा है। और डी को अगर हम लोग एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेट H2Cl की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा आपका, ल्यूकास, क्या बोलेंगे, ल्यूकास रिएजेंट की बात करेंगे। और यहाँ देखो क्या दिया, गिव वाइट टर्बिडिटी विथ 5 मिनट के लिए। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे क्या होगा आपका 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, मतलब 2 डिग्री एल्कोहल जो आपका डी बन रहा है 2 डिग्री एल्कोहल बन रहा है, 2 डिग्री एल्कोहल बनाना चाहिए तभी 5 मिनट देगा आपका। 3 डिग्री आपकी तुरंत दे देता है, 1 डिग्री में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे डी तो क्या बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। अब 2 डिग्री एल्कोहल की बात करेंगे तो या तो देखो आपका क्या है, यहाँ देखो 2 डिग्री आपका ए भी बन जा रहा है, देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये भी कीटोनिक ग्रुप है। तो आपको देखना है कौन तेज, आप देखिए लेकिन ये बात समझना है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मतलब क्या करेगा आपका, यहाँ पे रिडक्शन भी होना चाहिए। तो जब अगर रिडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल कौन सा देगा आपका, देखो यहाँ पे क्या 2 डिग्री आपका यही दे रहा है, देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो यही आपका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 61 की। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक AgNO3 के साथ अवक्षेप उत्पन्न करेगा। अब आपको समझने वाली बात यह है कि अगर AgNO3 की हम लोग बात करें तो यहाँ क्या होगा आपका, आपको क्या करेंगे, अगर AgNO3 मतलब हम ऐसे बोलें, अगर AgNO3 को अगर हम लोग AgBr के साथ AgNO3 को अगर हम लोग Br के साथ मतलब ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन दिया हुआ है तो AgBr मत लिखे हम लोग, क्या लिखे हम लोग Br लिख दें। तो देखो जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका AgBr प्लस क्या बन जाएगा आपका NO3 माइनस। चलो भैया, अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ हम लोग चारों, देखिए हम चारों क्या बोलते हैं, चारों ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग Br को हटाएंगे तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो क्या होगा, एक कंपाउंड क्या होगा अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे तो इसको हटाएंगे तो भी क्या होगा आपका, ये अनस्टेबल हो जाएगा आपका, क्योंकि डायरेक्ट जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कंपाउंड क्या होगा आपका अनस्टेबल हो गया। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ देखिए अगर हम लोग Br को हटाएंगे तो यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ अगर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, अगर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है हमारा तो यहाँ पे क्या होगा आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ निगेटिव चार्ज हटेगा तो यहाँ क्या आएगा आपका, क्या बोलेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ बात करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है, तो जब रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यही क्या बनेगा आपका अवक्षेप देगा। तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा वही क्या होगा आपका अवक्षेप उत्पन्न करेगा, और जब अवक्षेप उत्पन्न करेगा तो यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 62 क्वेश्चन। देखिए क्या दिया, नेशनल अभिकर्मक में मौजूद तत्व नहीं है। तो हम लोग जानते हैं नेशनल अभिकर्मक की बात करें तो क्या होता है आपका
K2HgI4। K2HgI4 को हम लोग क्या बोलते हैं? नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं। तो K2HgI4 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर हम लोग देखेंगे और यहाँ पे क्या होता है आपका, बेस की प्रेजेंस में आपकी हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग हैं। तो पूछ रहा कौन मौजूद नहीं है, तो देखो Hg भी मौजूद है, I भी मौजूद है, आपका K भी मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद आपका नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 63 की। देखो क्या दिया, निम्नलिखित में से सही कथन चुने। तो यहाँ क्या लिखा देखो, Mn2O7 कमरे के तापमान पर एक तेल है। तो एकदम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ आपका ये सही है। V2O4 अम्ल में घुलकर VO2 प्लस बनाता है, एकदम सही है, आपके एनसीईआरटी में आपका ये पॉइंट आपका दिया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं CRO एक अम्लीय ऑक्साइड है। CRO एक अम्लीय ऑक्साइड है, क्रोमियम पे प्लस का 2 चार्ज हो रहा है। और अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन होगा सर क्या लिया, क्षारीय ऑक्साइड। तो क्षारीय ऑक्साइड मिनिमम होगा तो क्षारीय होगा, मैक्सिमम क्या होगा तो अम्लीय हो जाएगा। तो ये भी आपका सही है। V2O5 अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अच्छा, V2O5 क्या है आपका, उदासीन है। क्या है, उदासीन है। जब उदासीन होगा तो एसिड और बेस क्या करेगा, देखो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अम्ल के नहीं, अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा आपका, यही क्या होगा आपका, ये गलत हो जाएगा। तो क्या दिया गया, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो क्या होगा आपका A, B और C। देख सकते हैं आपका थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, A, B एंड C हो जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 64 की। देखिए क्या दिया हुआ आपका है, Cr2O7-2 gives 2CrO4-2। साम्य को दाईं ओर स्थानांतरित कर दिया गया है। अब हम लोग को समझना क्या है, समझना हम लोग को ये है कि अगर हम लोग Cr2O7-2 से 2CrO4-2 में अगर हम लोग जाएंगे तो ये रिएक्शन किस में होती है। अगर हम लोग इधर से इधर जाएंगे तो क्या होता है, बेसिक मीडियम में हो जाएगा। और हम लोग यहाँ से इधर जाएंगे तो क्या होता है आपका, एसिडिक मीडियम में होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या होगा, एक अम्लीय माध्यम, एक क्षारीय माध्यम, एक दुर्बल अम्लीय माध्यम, एक उदासीन माध्यम। तो पूछ रहा है दाईं ओर। अगर हम लोग दाईं ओर की बात करेंगे मतलब क्या हो रहा है आपका, दाईं ओर जा रहे हैं तो क्या होगा आपका, दाईं ओर की बात करेंगे बताओ अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, बताइए। दाईं ओर बात किया गया है तो बेस हो रहा है, तो बेस का मतलब क्या होगा आपका, एक क्षार माध्यम हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, बेसिक मीडियम हो जाएगा। देखो यहाँ पे इधर गया दाईं ओर तो क्षारीय, इधर जाएंगे तो अम्लीय। ठीक है ना। चलिए अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं 65 की। देखिए क्या दिया, समूह 15 के तत्वों के बारे में गलत कथनों का चयन करें, को पहचाने। डाई नाइट्रोजन एक द्विपरमाणु गैस है, N2 गैस है, एकदम सही है। ठीक है, जो कमरे के तापमान पर अक्रिय गैस की तरह कार्य करता है, एकदम सही आंसर है। कमरे के तापमान दोनों के क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है तो अक्रिय गैस की तरह काम करेंगे। इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -3, +3 और +5 होती है, एकदम सही है। मिनिमम -3, मैक्सिमम +5 होता है। नाइट्रोजन में p एकाधिक बॉन्ड बनने की अद्वितीय क्षमता होती है, एकदम सही है। N की बात करेंगे तो नाइट्रोजन की बात करेंगे, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो p क्या होगा आपका, p बॉन्ड प्रेजेंट होता है। +5 ऑक्सीकरण अवस्थाओं की स्थिरता समूह में नीचे की ओर बढ़ती है, बढ़ती नहीं है सर, घटती है। ठीक, ये तो आपका गलत हो गया, ये आपका एकदम सही है। नाइट्रोजन +6 की अधिकतम सहसंयोजकता पर दर्शाता है, 6 नहीं दर्शाता है, 5 दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो सही उत्तर कौन सा होगा आपका, देखिए सही उत्तर चुना गया है। पूछा गया क्या कि देखो कमरे गलत कथनों का पहचाने, तो गलत कथन कौन से पहचानेंगे हम लोग, यहाँ बात करेंगे तो आंसर इसका क्या, गलत क्वेश्चन कौन, देखो सही उत्तर का चुनाव क्या जो गलत होंगे। तो कौन कौन से गलत हो रहे हैं आपके, सी और क्या बोलेंगे सॉरी, डी और ई क्या हो जाएंगे आपके, डी एंड
ई, मतलब गलत कथन को पहचानना है जो आपके लिए क्या हो, आपका सही उत्तर हो। तो क्या होगा आपका, केवल डी एंड ई हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 66 की बात करें हम लोग, तो देखिए क्या दिया हुआ है, ए और बी, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी के बीच निम्नलिखित प्रतिक्रिया की एंथैल्पी के दिए गए ग्राफ पर विचार करें, गलत कथन को पहचानें। इसमें दिया हुआ आपका ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सी बनाने के लिए सक्रियण एंथैल्पी, डी बनाने के लिए सक्रियण एंथैल्पी से 5 किलो जूल पर मोल कम है। यहां देखेंगे तो यहां पे क्या हुआ, डी को सी के बनाने की सक्रियण एंथैल्पी, सी कहाँ दिया आपका है, यहां दिया हुआ है 0 पे। पूछा गया है डी के बनाने की सक्रियण एंथैल्पी, यहाँ देखो डी आपका कहाँ दिया हुआ आपका है, कहाँ दिया है डी आपका, यहाँ दिया हुआ है आपका। तो देखो क्या दिया आपका, डी आपका यहाँ दिया हुआ है। तो देखो 0 से 10, तो कितना का चेंज आ रहा है आपका, 10 का। क्या लिखा है, 5 का, गलत हो गया। क्या पूछा आपसे, गलत कथन को पहचाने। ठीक है ना, तो गलत कथन को आप पहचान करें, तो ये क्या होगा आपका, गलत हो गया। देखिए सी उष्मागतिक साम्य के रूप में स्थिर उत्पाद है, मतलब क्या बोले, थर्मोडायनामिक की बात करेंगे तो सी क्या होता है आपका, पूछा गया है स्थिर उत्पाद है, तो आपका क्या होगा आपका, ये तो आपका सही हो जाएगा। डी का दिया है गतिज रूप से स्थिर उत्पाद है, मतलब बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा आपका, गतिज उत्पाद है, सही है। यहाँ पे देखिए इसके रिगार्डिंग हमको देखना है, तो इसके रिगार्डिंग देखेंगे तो देखो यहाँ पे अब आपको समझना क्या है, सी से ए, सी से ए मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ देखो कहाँ दिया है सी से ए कहाँ दिया आपका है, सी से ए यहाँ पे देखो दिया हुआ, सी से ए और बी के गठन में सक्रियण की एंथैल्पी उच्चतम होती है। उच्चतम तो वही है, देखो इसकी वैल्यू उच्चतम है, इसकी वैल्यू क्या है आपकी, निम्नतम है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सी के सक्रियण एंथैल्पी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये भी क्या हो गया आपके, सही हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर। पूछा क्या गया आपसे, गलत कथन पर विचार करिए, तो यही क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 67 की। देखिए क्या दिया हुआ, अभिक्रिया ए गिब्स उत्पादों के लिए log टी हाफ बनाम log ए 0 का एक ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। यदि ए की प्रारंभिक सांद्रता को ए नाट द्वारा दर्शाया जाता है तो अभिक्रिया की कोटि है प्रथम, शून्य, द्वितीय, तृतीय। अब देखना आपको ये है कि log, देखिए हम ऐसे बोल रहे हैं log टी हाफ वर्सेस, बोला जाए से क्या, log ए की बात करें, अगर क्या दोनों बढ़ रहे हैं तो किसके लिए ग्राफ होता है, बताइए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए। इसका मतलब क्या, टी हाफ ए नाट के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो क्या होगा आपका, शून्य कोट की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, और यही आपसे बोल देगा क्या, अगर हम ऐसे बोलें कि क्या होगा आपका, यहाँ पे ए नाट अगर क्या हो जाए, ए 0 हो जाए तो क्या होगा आपका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या होगी आपकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होगा आपका, 0 ऑर्डर रिएक्शन। और यहीं पे टी हाफ अगर बोल दिया जाए, यहाँ पे क्या हो जाए आपका, -1 हो जाए, मतलब क्या 1/a -1, तो क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो क्या होगा आपका 67 का सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं 68 की। देखिए क्या दिया हुआ है, दिए गए सेल के लिए, ये सेल दिए हुए हैं, गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी में परिवर्तन ऋणात्मक है यदि, अब डेल्टा जी की बात करें हम लोग, ऋणात्मक है यदि, अब इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो हमको करना ये है कि आपका यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा डेल्टा जी इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या, हम लोग ऐसे बोले ई सेल
इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग क्या बोल देंगे हम लोग प्रोडक्ट अपान क्या हो जाएगा आपका रिएक्टेंट। अब समझने वाली बात यह है आपका यहाँ ये सॉलिड के फॉर्म में ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब जानते हैं हम लोग क्या, देखो डेल्टा गिब्स एनर्जी डेल्टा जी में परिवर्तन ऋणात्मक है, तो अगर ऋणात्मक है तो क्या होगा आपका यहाँ पे बोलेंगे, अगर ऋणात्मक है तो क्या बोलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जीरो। अगर डेल्टा जी ई ऋणात्मक है मतलब क्या होगा आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर स्टैंडर्ड ई सेल की वैल्यू जीरो हो गई तो हम ये क्या लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपान एन लॉग क्या होगा आपका प्रोडक्ट अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे रिएक्टेंट हो जाएगा। और प्रोडक्ट की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है सी यू, यहाँ देखो सी यू प्लस टू, यहाँ देखो क्या आएगा सी यू से सी यू प्लस टू, यहाँ सी यू प्लस टू से सी यू में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा आपका सी यू प्लस टू, सी यू से सी यू प्लस टू, सी यू प्लस टू सी यू, तो यहाँ पे सबसे पहले किसको लिखेंगे हम लोग C1, तो यहाँ पे क्या हो और कितने का चेंज हो रहा है 2 का चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या माइनस 0.0591 अपान 2 लॉग यहाँ पे क्या होगा आपका C1/C2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको माइनस को हटा दें तो इसका कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा आपका ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपान 2 लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C2/C1। ठीक, अब आपको देखना है इसका मतलब जो चारों ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया है आपका है C2 की वैल्यू ज्यादा C1 की वैल्यू क्या होगी आपकी कम, तो C2 की वैल्यू कौन से ज्यादा होगी जब C1 में कुछ ऐड करेंगे तो C2 के बराबर होगा। तो C1 की C2 की वैल्यू किसमें ज्यादा हो रही है आपको देखिए यहाँ पे C2 की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे तो C2 की वैल्यू में C1 ने कुछ हमने ऐड किया तब C2 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 68 का आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 69 का, देखो क्या लिखा है यदि तरल पदार्थ A और B एक आदर्श विलयन बनाते हैं तो पूछा गया है क्या अगर आदर्श विलयन बनाएंगे तो यहाँ पे देखो मिश्रण की एंट्रोपी शून्य होती है। अगर हम लोग बोले आदर्श विलयन बना रहा है तो मिश्रण की एंट्रोपी जो होती है वो बढ़ती है, क्या होती है बढ़ती है। मिश्रण की मुक्त ऊर्जा शून्य होती है, बताइए मिश्रण की मुक्त ऊर्जा की बात करेंगे तो बताओ मुक्त ऊर्जा क्या होगी शून्य होगी कि बताओ क्या होगी आपका, अगर हम लोग बात करें शून्य नहीं होती है डेल्टा जी की वैल्यू क्या निगेटिव होगी और निगेटिव होगी तो क्या होगा आपका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक, चलिए अब तीसरी बात करें हम लोग तो क्या होगा आपका मुक्त ऊर्जा और मिश्रण की एंट्रोपी शून्य होती है, क्या होगी आपकी ये भी क्या होगा आपका, तो यहाँ क्या पूछा गया शून्य नहीं होगी एंट्रोपी क्या होती बढ़ती है। मिश्रण की एंथैल्पी शून्य होती है, एकदम सही है, डेल्टा एच क्या होगा आपका जीरो तो एंथैल्पी क्या होगा यहाँ पे शून्य हो जाएगी। तो आपका आंसर कौन सा होगा 69 का फोर्थ आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 70 क्वेश्चन, देखिए भैया क्या दिया हुआ आपका है 1 मोल पानी में 2 ग्राम यक्स मिलाकर 1 बिलियन तैयार किया जाता है, बिलियन में यक्स का द्रव्यमान प्रतिशत है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि 1 मोल पानी में 1 मोल 1 ग्राम के बराबर हो जाएगा, मतलब पानी का पूछा जाए आपसे तो 1 मोल 1 ग्राम, तो इसका मतलब पानी की बात करेंगे तो 18 ग्राम क्या है आपका वाटर है, इसमें 2 ग्राम क्या है यक्स है। इसका मतलब क्या होगा आपका मोल फ्रिक्शन पूछेगा किसके लिए यक्स के लिए, मोल फ्रिक्शन क्या होगा आपका यक्स, तो मोल फ्रिक्शन पूछा जाएगा आपसे किसके लिए मोल फ्रिक्शन किसके लिए पूछा जाएगा आपसे यक्स के लिए पूछ लिया जाए। तो मोल फ्रिक्शन अगर हमें पूछा जाए देखो क्या दिया बिलियन में यक्स का द्रव्यमान, तो मोल फ्रिक्शन किसके लिए यक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा उसके मोल अपान टोटल मोल इंटू 100 कर देंगे, तो उसके मोल 2/18 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100, तो 200 डिवाइड बाई 20
तो कितना आ जाएगा आपका 10% हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 70 का फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 71 की। देखिए क्या दिया हुआ आपका है, दी गई अभिक्रिया में ये दिया हुआ पूछ रहा है उत्पाद ए क्या होगा। तो अगर हम लोग बात करें यहीं पे तो आप जानते हैं अगर हम लोग बोले H प्लस और Hg+2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे CH3 पे कौन सा इफेक्ट काम करेगा प्लस आई, और यहाँ अगर प्लस आई हुआ तो क्या होगा आपका, इसको यहाँ पे क्या करेगा आपका, इनको अपना क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन देंगे, तो देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस निगेटिव आएगा। और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ बात करें अगर टेस्टी कैरेक्टर यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पे, तो पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा आपका। तो इसका मतलब हम ऐसे बोले आपसे कि अगर हम बोले तो प्लस आई इस पे लग रहा है, और अगर हम लोग इसके कंपेयर में देखा जाए इसका मतलब यह होता है कि H प्लस और OH माइनस, तो निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, हम ऐसे देखें तो यहाँ पे क्या होगा आपका मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। जब यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है कम होती है, लेकिन यहाँ दोनों में क्या होगी बराबर हो गई। तो जब बराबर हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिसाइड करेगा आपका कौन सा, यहाँ ये पूरा ग्रुप आपका डिसाइड करेगा, तो यहाँ लगेगा माइनस का आई। तो जब यहाँ माइनस आई लगेगा तो क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा और देगा, तो यहाँ आएगा क्या आपका, क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे। जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ OH आपका जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा आपका, यहाँ बन जाएगा क्या आपका बेंजीन, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका C, और क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे OH डबल बॉन्ड यहाँ पे C, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे H, और क्या हो जाएगा आपका CH3। लेकिन यहाँ क्या है कीटो इनाल टाटोमेरिज्म है, तो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, इसका हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। जब कीटो इनाल टाटोमेरिज्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका इसका बेंजीन, यहाँ पे क्या होगा आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2, और क्या हो जाएगा आपका CH3। तो देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर होगा आपका, यहाँ पे आपका होगा कौन सा, यही आपका जो होगा थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, थर्ड इज द यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 72 की। देखो क्या दिया गया, दी गई अभिक्रिया में बनने वाला मुख्य उत्पाद P है। तो देखो साहब क्या दिया हुआ आपका है, यहां हम लोग बात करें तो अगर एनहाइड्रस AlCl3 है तो इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पर क्लोरीन आपका जब निकलेगा एनहाइड्रस AlCl3 जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या AlCl4 माइनस हो जाएगा। जब आपका AlCl4 माइनस हो जाएगा तो आपको करना क्या है, जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो हम लोग जानते हैं क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और जब यहाँ पे ये निकलेगा इसके साथ तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा देखो 1 2 3 4 5, तो ये इसके साथ क्या बनेगा आपका एक रिंग बनाना चाहेगा। जब अब रिंग बनाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये तो आपका होगा नहीं। अब इसमें और इसमें हमको देखना है, जब ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ अगर जुड़ रहा है तो आपका क्या होगा आपका यहाँ पे इसके कंपेयर में यहाँ देखना आपको है, यहाँ पे क्या NO2 है, तो NO2 क्या करता है, क्या बनेगा आपका आर्थो एंड पैरा पे क्या करेगा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा आपका कम करेगा, तो ग्रुप कहाँ जुड़ेगा आपका मेटा पोजीशन पे, इसके कंपेयर में यहाँ बन जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ इसकी बात किया जाए तो यहाँ पे प्लस एम लगता है, प्लस एम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका इस आर्थो एंड पैरा पे, तो आर्थो मेटा पैरा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि इसके देखो अगर इन दोनों के बीच में जुड़ेगा तो बल्कि ग्रुप यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे बल्कि ग्रुप क्या होगा आपका उसके कंपेयर में आपका कम होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे जुड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ पे जुड़ा आपका है, देखो आपका यहाँ पे जुड़ गया, और यहाँ पे जुड़ा है तो यहाँ तुरंत जब यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका CH3,
और यहाँ पे देखो आर्थो पे CH3, यहाँ पे क्या होगा, जुड़ के आपका यहाँ चला गया। तो आपका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 73 की। देखो क्या दिया हुआ है, उत्पाद ए और बी को पहचाने। देखो इसमें पहचानना आपको है, ये क्या दिया, साइक्लोहेक्सिन दिया हुआ है, Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो HNO की प्रेजेंस में तो वो उत्पाद ए बन जा रहा है। जब CCl4 के साथ करेंगे तो उत्पाद बी बन जा रहा है। तो पूछ रहा है अगर Cl2 HNO के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। अगर यहाँ पे Cl2 HNO के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो जब यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एलाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा। तो यहाँ और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, आपका Cl जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखो ए वाला आंसर है, ए वाला, और आपका कहाँ पे आपका है, और आपका क्या है, ए वाले आंसर है। चलिए अब बात करें CCl4 की। जब CCl4 के रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा और Cl आपका यहीं पे आपके जुड़ जाएंगे। तो आपका CCl जब जुड़ेगा तो यही आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आपके यही होंगे, सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात करें हम लोग, 74 की बात करें। देखो क्या दिया हुआ आपका है, दिया गया निम्नलिखित 4 यौगिकों वाले मिश्रण को 1 ग्राम HCl के साथ मिलाया जाता है। जलीय तरल में जाने वाला यौगिक कौन सा होगा। यहाँ देखो 4 दिए हुए हैं। हम जानते हैं कि अगर HCl के साथ मिलाएंगे तो जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वही क्या होगा आपका, वही तरल का होगा आपका, वही जलीय विलयन में जाने वाला यौगिक होगा जहाँ पे क्या होगा आपका, हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। तो हाइड्रोजन बंध कहाँ पाया जाएगा आपका, देखो अमोनिया में होगा आपका। तो यहीं पे आपका क्या होगा, आपका सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, मतलब सेकेंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी पाई जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 75 की। देखिए क्या दिया हुआ है, यूरेनियम के बाद के तत्व कहलाते हैं। आप जानते हैं यूरेनियम के बाद जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, या फिर हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम तत्व बोलते हैं। तो देखो यूरेनियम तत्व लिखा हुआ है, एक्टिनियम लिखा हुआ है, कोई नहीं, ट्रांस यूरेनियम तत्व होगा आपका। तो 75 का होगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो ये रहे हमारे 51 से 75 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया हिंदी में, और इसके आगे शिल्पा मैम आपको अच्छे तरीके से 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगी। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपका पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। जैसा कि आपने देखा कि अभी हम लोगों ने जो FST का पेपर डिस्कशन किया है उसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको उपेंद्र सर ने करवाए हैं, यानी कि 51 से 75 तक के क्वेश्चन। अब उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं यानी कि 76 से 100 तक के क्वेश्चंस का पेपर डिस्कशन मैं करवाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं जल्दी से 76 से 100 तक के क्वेश्चंस कौन से हैं, और ऐसे ही हमें जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ रही है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करेंगे और उनके आंसर्स भी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है 76 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम बताओ। तो आपको यहाँ पर इस यौगिक का IUPAC नाम बताना है। ठीक, अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा लगा है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो ये एसिड क्लोराइड भी है। ठीक, और एस्टर भी हमें मिल रहा है। अब प्रायोरिटी याद करो, किसको प्राथमिकता दी जाती है, एस्टर को या एसिड क्लोराइड को। तो यहाँ पर एस्टर को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो कार्बन की चेन, तो यहाँ पर कार्बन की चेन एक ही है जो कि हमारे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर O है, तो O जो ऑक्सी है हमारा, जहाँ से ये जो O जुड़ा होता है वहीं से हम नेमिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेनोएट। क्या हो जाएगा ये, क्लोरोमेथेनोएट। ठीक, इतना क्या बन गया आपका
क्लोरोमेथेनोएट। ठीक, अब देखो इतना समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर क्लोरोमेथिल, इसको हम कह सकते हैं ना, क्योंकि एक ही कार्बन है तो क्लोरोमेथिल। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें एक Cl ये है तो क्लोरो आ गया, इसीलिए आगे लास्ट में मेथेनोइट आ गया। समझ में आया। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है क्लोरोमेथिल क्लोरोमेथेनोइट, यानी कि यही आंसर हमारा सही आंसर है। बाकी में देखो क्लोरोमेथॉक्सी, यहाँ पर भी मेथॉक्सी है और यहाँ 1,3 डाइक्लोरोमेथिल है, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो इस हिसाब से फर्स्ट वाला जो आंसर होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो आई होप आपको 76 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम नेमिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। जो हमारा प्रिंसिपल, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, वहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी चेन होती है, नंबरिंग होती है, उस हिसाब से हम इसको देखेंगे। देन हमें प्रायोरिटी भी याद रखनी है। एनसीईआरटी में जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता दी गई है प्रकार्यात्मक समूह की, वो आपको दे रखी है, तो वो हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ बोला जा रहा है एल्यूमिनियम आमतौर पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है इसके विपरीत थैलियम +1 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद होता है, इसकी वजह क्या है। मतलब अगर हम एल्यूमिनियम ग्रुप की बात करें, ठीक है, एल्यूमिनियम ग्रुप यानी कि बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक, यही तो है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही ग्रुप तो है। अब बोल रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम है ना, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +3 है, और जो ऑक्सीकरण संख्या, परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या होती है, जो अधिकतम होगी वो ऊपर होगी और नीचे लोअर होती जाएगी, ये ट्रेंड है। ठीक, थैलियम की जो होती है वो +1 भी होती है और +3 भी होती है, बट अगर हम मोस्ट स्टेबल की बात करें, स्थायित्व की बात करें, तो +1 ज़्यादा स्थायी होती है। ठीक, अब ऐसा ये जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है, ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +1 है, ऐसा रीज़न क्यों है। ठीक, +1 और +3 दोनों है यहाँ पर ना। ठीक, लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात जहाँ आ जाएगी, जहाँ पर स्थायित्व बोल देगा, तो वहाँ पर स्थायित्व +1 को मिलता है। ठीक, ऊपर जितनी भी हमारी हैं वहाँ पर +3 हो जाएगा, नीचे +1 और +3 दोनों होगा। ठीक, अभी पूछ रहा है इसका रीज़न क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। इसका रीज़न होता है अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है, याद रखना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। डन। नेक्स्ट 78 नंबर का क्वेश्चन देखो। यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से आयनों की संख्या जिनसे ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीकारक बोल दो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो, ठीक, दोनों ही चीजें। एजेंट का मतलब होता है कारक ना, काम कराने वाला एजेंट। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकारक, तो एजेंट आप हटा सकते हो, के रूप में व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है। अच्छा, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो खुद अपचयित हो जाते हैं लेकिन दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं, है ना। खुद क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, लेकिन दूसरों को ऑक्सीकारक है ना, यानी कि ऑक्सीकृत कर रहे हैं, ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन है। कुछ तत्व दे रखे हैं यहाँ पर और उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी यहाँ पर प्रदर्शित करी गई हैं। अब बोला जा रहा है कौन है जो अपचयित होंगे, ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका। सबसे पहले अभी एक रीजन मैंने बताया है, जो थैलियम है +3 से +1 में जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये देखो, तो अपचयित ही तो हो रहा है, ये अपचयित ही तो हो रहा है। अगर यहाँ पर इसका उल्टा हो रहा होता, स्थायित्व ये है ना, तो जाहिर सी बात है ये होगा, उल्टा हो रहा होता तो ऑक्सीकृत हो रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा थैलियम आंसर हो जाएगा दिस वन। ठीक, यानी कि ये होगा। ठीक है, अब अगर हम लेड की बात करें, लेड की भी वही केस है, कार्बन परिवार का है, लेड का भी वही केस है। इसमें +2 ज़्यादा स्थायित्व होती है, तो यहाँ पर +4 से +2 में जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। बाकी सभी को आप देखोगे तो ऑक्सीकृत हो रहे होंगे। तो आंसर हमारा कौन कौन सा पेयर है, यहाँ पर 2 पेयर हमारे आंसर्स में होंगे, बाकी के आंसर्स हमारे ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे। समझ आया इतना सभी को, क्लियर है। तो यहाँ पर थैलियम
3+ से ज़्यादा स्टेबल थेलियम 1+ होगा, और लेड की अगर हम बात करें 4+ से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, +2 होगा। ठीक है, सेम वही केस है जो अभी आपको पीछे समझाया है एल्यूमिनियम परिवार के लिए यानी कि बोरॉन परिवार के लिए, सेम यहाँ पर कार्बन परिवार के लिए भी वही लागू होता है। डन। चलो, तो यहाँ पर कितने पेयर आपको ऐसे मिले हैं जो किसकी तरह कार्य कर रहे हैं, ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहे हैं, 2। ठीक है, समझ में आया इतना? चलो भाई, तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 79 नंबर का क्वेश्चन एक आपका देखा जाए तो कैसी है, संतुलन करना है इस रिएक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शन से ये संबंधित है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें आयोडीन के ही नंबर पूछे गए हैं, x लिखा है ना यहाँ पर, I-, तो ये x की वैल्यू आपको बतानी है। तो सिंपली अगर हम लोग आयोडीन के परमाणु का ही संतुलन देख लें तो हमें नंबर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ देखो, अगर अभिकारक के साइड देखो तो 2 आयोडीन है, ठीक, और अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट के साइड अगर देखें, ठीक है, प्रोडक्ट के साइड देखें तो कितने आयोडीन हैं, उत्पाद के साइड देखो 12 हैं, तो टोटल 12 हमें मिलने चाहिए, टोटल 12 होने चाहिए, 2 ऑलरेडी हैं तो 10 ऐड कर दें, है ना, 10 ऐड कर दें तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, यानी कि 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ों को हम लोग ट्रिक से भी देख सकते हैं, उनके एटम्स को गिन लो, बराबर कर दो। ठीक है, क्योंकि पूछा किसका गया है यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10i, 10 ये हो गया, 2 ये हो गया, 12, इधर तो 12 ऑलरेडी है। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना, तो 79 का 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 40 ग्राम NaOH युक्त विलयन है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि 40 ग्राम NaOH है और उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ दे रहे हैं, जैसे कि ए दे रहा है कि 50 ग्राम 80% वेट अपॉन वेट, यानी कि भार में प्रतिशत जो है ये है, ठीक, 80% है NaOH। ठीक, यानी कि इसका मतलब है, ए वाले का मतलब है कि हमारे पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन है पूरा, ठीक है, 100 ग्राम का विलयन है जिसमें विलय की मात्रा कितनी है, यानी कि NaOH कितना है, 80 ग्राम है। कितना है, 80 ग्राम है। इस लाइन का मतलब तो यही है ना, इतने टॉपिक का मतलब यही है। ठीक, अब वो कह रहे हैं 40 ग्राम NaOH युक्त बताना है आपको। तो सबसे पहले तो हम इसे अगर देखें 50 ग्राम में, ये कह रहा है 50 ग्राम के लिए, तो अगर 100 ग्राम में 80 है तो 50 ग्राम में कितना हो गया, 40 हो गया, जस्ट आधा हो गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू है, ये स्टेटमेंट इसके लिए क्या है, ट्रू हो गया। तो इट मीन्स ये वाला ए वाला जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो सत्य है। अब देखो, जहां पर ए है वही हमारे आंसर में होंगे, तो क्या हम जो ऑप्शन है उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं? तो यहाँ पर बी और सी को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हमें अब 3 में ही देखना है, 3 में ही कंपटीशन बचा है। बी को देखो तो बी कह रहा है 50 ग्राम 80% वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी कि भार और किसमें, आयतन में प्रतिशत, भार और आयतन में प्रतिशत बोला गया है NaOH के लिए, जिसके लिए डी दे रखा है, विलयन का डी, यानी कि घनत्व कितना है, 1.2 ग्राम ml, यानी कि एक यहाँ पर ml के लिए भार 1.2 ग्राम हो गया। ठीक, तो अगर हम बाकी 100 ग्राम के लिए देखेंगे तो 120 ग्राम हो गया, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो तो 120 ग्राम के लिए कह रहा है कितना है, यहाँ पर 80 है, कितना है, 80 है, तो 60 के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, 60 के लिए कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये सेकेंड वाला ऑप्शन समझ में आया? डन, इतना क्लियर है। 60 के लिए 40, लेकिन सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, 50 के लिए होना चाहिए ना, तो इसका मतलब ये 60 के लिए 40 है, तो ये जो है वो ट्रू नहीं है, ए ट्रू है। तो जहां जहां बी है पहले तो उसको कैंसल आउट कर दो। ठीक, बचा कौन, ए और सी, इसका मतलब यही हमारा सही उत्तर है। देखो, ऑप्शन को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो हमें अपना आंसर तुरंत मिल जाता है, और अगर आंसर नहीं भी मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आंसर तक जाने का रास्ता आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक, चलो, यानी कि जो 80 तक के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हो गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81।
81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजोइक अम्ल का संयुग्मी क्षार कौन होगा। ठीक है, संयुग्मी क्षार पूछा है हाइड्रोजोइक अम्ल। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है N3H। अब ये क्या है, अम्ल है। ठीक, अब इस अम्ल का संयुग्मी क्षार पूछा गया है, इसका मतलब H निकाल दो। तो यहाँ पर क्या बन गया, N3 माइनस, ये क्या बन गया, संयुग्मी क्षार बन गया। क्या बन गया, संयुग्मी क्षार बन गया। डन। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजोइक अम्ल का संयुग्मी क्षार N3 माइनस है। कौन है, N3 माइनस है। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 82 नंबर का क्वेश्चन भी देखो, कथन दे रखे हैं। यहाँ बोला जा रहा है गलत का मिलान करना है, गलत बताना है, इनकरेक्ट वन बताना है। तो आपने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ रखा है डेल्टा जी नॉट। क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने डेल्टा जी नॉट के लिए, माइनस का 2.303 RT-ln और लॉग, यहाँ पर RT-ln के बाद क्या आ जाएगा, RT log और K इक्विलिब्रियम। यही तो पढ़ते आ रहे हो, साम्य अवस्था। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू में और इसकी वैल्यू में संबंध यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। अगर हम इसे 1 करें, 0 करें या 0 से कम करें, यानी कि निगेटिव करें या पॉजिटिव करें, तो इस वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका गलत मान बताओ। ठीक, तो अगर हम सही निकाल लेंगे तो जाहिर सी बात है गलत वाला अपने आप पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले 1 वाला केस देखें, अगर हम इसे 1 कर देंगे यानी कि पूरी वैल्यू 0, तो यानी कि ये भी 0, तो ये वाला जो है वो तो सही है, लेकिन देखना क्या है, गलत वाला, तो ये आंसर नहीं है। अब इसके बाद अगर इसकी वैल्यू निगेटिव रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी तरह देखो यहाँ पर 1 से कम है तो ये पॉजिटिव आएगी, तो ये भी क्या है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब अगर हम 1 से बड़ी इसकी वैल्यू रख रहे हैं, यानी कि k की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो g क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, तो ये भी हमारा गलत है। यहाँ से आप देखो कैलकुलेट करके। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर हम छोटी रख रहे हैं वैल्यू, तो अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है यहाँ पर, तो वो क्या आ रहा है, 0 से ज़्यादा आ रहा है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है, निगेटिव। इसका मतलब यही जो है हमारा राइट आंसर है, यही क्या कर रहा है, सही मिलान को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा, यही क्या है, गलत मिलान बता रहा है। ठीक है, बाकी सब सही है, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत बताना है, तो 4th वन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 83 नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है नीचे दिखाए गए चित्र में अभिकारक A वर्ग द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि जो अभिकारक है, अब देखो ये क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर समझते हैं, ये है एक आपका कंटेनर। ठीक है, कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें जो स्क्वायर है, वर्ग हैं, ये वर्ग हैं, इनको A से प्रदर्शित किया गया है और बोला क्या है, अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक है। ठीक, और उसमें ही उत्पाद है। ठीक, उत्पाद जो है B है, इनको गोले द्वारा प्रदर्शित किया गया है। देखो बोला है ना, वृत्त द्वारा दर्शाया गया है। ठीक, तो ये क्या है, उत्पाद है। अब बोला जा रहा है ये लोग क्या है, साम्य अवस्था में है। ये रिएक्शन जो हुई है ये किस में है, साम्य अवस्था में हो रही है। तो बोला जा रहा है इसके लिए साम्य स्थिरांक बताओ क्या होगा। लगभग में भी अगर आंसर आ रहा है तो बताओ। तो साम्य स्थिरांक के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले इसके लिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, A से हमें क्या मिल रहा है, B मिल रहा है। यही सिंपलेस्ट रिएक्शन बनी, A से B ही तो मिल रहा है, और साम्य अवस्था दर्शानी है तो इस तरह से रख दिया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब K इक्विलिब्रियम निकालना है, कैसे निकालोगे, B/A कर दो, यही करते आ रहे हैं। अब B के वर्ग कितने हैं गिनो, क्योंकि यहाँ पर आगे हम कोई डिनोट तो कर नहीं सकते, नंबर ऑलरेडी दे रखा है, तो हम काउंट कर लें। अगर A अभिकारक कितने हैं, 1, ठीक, क्योंकि वर्ग से है 2, फिर है 3, 4, 5 और 6, यानी कि A की वैल्यू जो है वो है 6। अगर हम वृत्त की काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो ये हो गई 11। तो यहाँ पर देखो अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट में आएगा, 6 दूनी 12, ठीक, लेकिन ये कम है तो ये पॉइंट में आएगा ना, तो पॉइंट में कुछ समथिंग क्या आएगा, 2 वाली टेबल से जा रहा होगा,
2 के गुणे में जा रहा होगा उससे कम ही आएगा, लेकिन अप्रॉक्स पूछा गया 1.9 समथिंग भी अगर बना तो 2 हम मान सकते हैं ना। तो यही हमारा साम्य स्थिरांक आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा, हमारा साम्य स्थिरांक आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया अप्रॉक्स में, लगभग में ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2। ठीक, यही उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आया इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर का क्वेश्चन। 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है A2B3 के 10 मोल में 100 ग्राम A परमाणु और 60 ग्राम B परमाणु होते हैं, सही कथन को चुनो। अब ये कह रहा है देखो A2B3 दे रखा है, कितना दे रखा है, इसके 10 मोल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 10 मोल। कह रहा है A कितना है, A दे रखा है 100 ग्राम। ठीक, B कितना दे रखा है, 60 ग्राम। अब देखो 60 ग्राम दे रखा है, A2B3 के पूरे मोल 10 दे रखे हैं। यहाँ पर आप इनके मोल निकाल सकते हो 100 ग्राम। ठीक, अब देखो कथन क्या दे रखा है, एक एक कथन को देखते हैं, सही कथन चुनना है। ये कह रहा है A2B3 का आणविक भार 16 AMU के बराबर है। अभी भी देखो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन क्या है, लिमिटेड है, लेकिन हम इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले A2B3 के 10 मोल की बात हुई है। अब आगे अगर आप देखोगे तो A बराबर 100 ग्राम, B बराबर 60 ग्राम, और क्या निकाल सकते हैं, 20 मोल। अगर हम देखें 20 मोल A2B3 है ना, तो यहाँ पर 20 मोल के लिए। ठीक, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम 20 मोल के लिए देखें तो A परमाणु कितने हो गए, 100। ठीक, कितने हो गए 20 मोल के लिए, A के परमाणु 100 बोल रहा है। A परमाणु कितने हैं, 100 ग्राम। ठीक, सेम B के लिए करोगे तो कितने आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। अब मोल पता चल गया, ग्राम पता चल गया, ये हमें चीज़ें पता चल गई। तो यहाँ पर अगर हम ग्राम निकालेंगे तो 100/20 कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया। ठीक, 60/20 कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आया, तो ये कितना हो गया, 5 ग्राम और कितना आ गया, 2 ग्राम आ गया। 5 ग्राम और 2 ग्राम। अब परमाणु के केस में निकालना है तो देखो AMU में कर दो, ये मोलर मास में है, AMU में कर दो तो जो B कथन है, A का परमाणु भार 5 AMU है। ठीक है, B का परमाणु भार 2 AMU के बराबर है, ये भी ठीक है। तो यानी कि B और C कथन तो ठीक है, तो B और C जहाँ है वहाँ पर रहते हैं हम लोग, तो AB हटा दो। ठीक है, AB हटा दो। ठीक है, AB हटा दो, CD भी हटा दो। ठीक, तो यहाँ पर B और C यानी कि ये भी हट गया, फिर तो बचा कौन, ABC, यही तो बचा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि इसका सही उत्तर होगा। लेकिन हम लोग और इसको देखते हैं और एनालिसिस करते हैं। इतना पता चल गया। अब देखो ये कह रहा है B का परमाणु भार 6 AMU के बराबर है। नहीं, अभी तो हमने काउंट किया 2 AMU है, तो D तो गलत हो गया। देखो D यहाँ पर ऑलरेडी इसीलिए काट दिया था। अब A2B3 का आणविक भार 16 AMU के बराबर है, तो देखो A2 और A2B3 दोनों का पूछा है, तो 1 का 5 है, तो A2B3 के लिए अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, 1 का 5 है तो 2 का 10। ठीक, 1 का 2 है तो 3 का 6, यानी कि 16 AMU आ गया। तो यानी कि A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है, तो A B C ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आणविक आयन N2+ की बात हुई है के लिए आणविक कक्षीय आरेख में सिग्मा 2p आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। N2+ की बात हुई है। N2+ का मतलब क्या है, 14 होता है, लेकिन प्लस लगा है तो 13 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो इसका यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी कि आणविक कक्षक सिद्धांत के अकॉर्डिंग, तो आपको पता है क्या होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर 2p पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2s। ठीक, सिग्मा आगे स्टार 2s ऐसे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ही इसमें आएगा, क्योंकि 13 तक ही तो हम कर रहे हैं ना।
तो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है। डन। नेक्स्ट 86 कह रहा है जब यहाँ पर साई ए और साई बी परमाणु कक्षाओं की तरंग फलन है। ये क्या है? तरंग फलन है। तो यहाँ पर सिग्मा स्टार को निम्न द्वारा दर्शाया जाता है। अच्छा देखो, ये हम सबने पढ़ रखा है, जब अगर सिग्मा की बात होती है तो ये एडिशन होता है, तरंग फलन क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक, अगर हम सिग्मा स्टार यानी कि एंटी बॉन्डेड आबंधी और अनाबंधी के लिए है, आबंधी के लिए जुड़ गए हैं और अनाबंधी के लिए क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो अनाबंधी पूछा गया था, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर सिग्मा के लिए पूछते, देखो वहाँ पर सीधे सीधे प्रदर्शित किया गया है सिग्मा स्टार, यहीं पर अगर सिग्मा के लिए पूछते सिर्फ, तो यानी कि बॉन्डेड यानी कि आबंध वाले के लिए पूछते तो यहाँ पर ये आंसर होता, लेकिन अनाबंधी के लिए पूछा गया है तो आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया सभी को? इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ो 87 नंबर का क्वेश्चन। देखो 87 नंबर का क्वेश्चन आसान है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में प्रजातियां दे रखी हैं और सूची 2 में आकार और ज्यामिति दे रखी है। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो एक करेक्शन है, यहाँ पर क्या करना है आपको? NH4+ करना है। ठीक, चलो यहाँ से ही अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो आप हाइब्रिडाइजेशन संकरण निकालोगे वो निकल कर आएगा sp3। ठीक, sp3 ये लोन पेयर है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके लिए चतुष्फलकीय हो जाएगा। तो यहाँ पर D का फोर्थ देखो कहाँ पर है? अगर D का फर्स्ट 3 में है, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब SF4 से अगर स्टार्ट करें तो SF4 का संकरण होता है sp3d। ठीक, sp3d होता है। ठीक है, SF4 के लिए क्लियर। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो C100 हो जाएगा, A का थर्ड C100 हो जाएगा। A का थर्ड देखो किस में है? एक इसमें है और इसमें, यानी कि सेकंड और फोर्थ में है, यानी कि ये भी गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत हो गया। तो दूसरा और चौथा ही ज़्यादा ही हमारे आंसर्स बनने की प्राथमिकता बता रहे हैं। ठीक, एक और अगर हम देख लें BRF3 की अगर आप बात करो, BRF3 की अगर बात करोगे तो यहाँ पर ये 2 लोन पेयर के साथ sp3d यहाँ पर ये शो करेगा। ठीक, 2 लोन पेयर के साथ। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो मुड़ा हुआ T आकार का आ जाएगा। कैसा? T आकार का। तो यहाँ पर B का फोर्थ इसमें और इसमें देखो किस में है? सेकेंड ऑप्शन में। तो यही हमारा राइट आंसर है, बाकी के आंसर गलत है। ठीक है, बाकी के आंसर यहाँ पर गलत होते हैं। डन। चलो नेक्स्ट 88 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? 88 नंबर का क्वेश्चन, NH3 व NF3 में किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है? अगर हम NH3 की बात करें, ठीक, तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर एकाकी युग्म है और बाकी के H इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब देखो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है इसकी इस तरह से है द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक, और लोन पेयर की तो अणु से दूर होती है। तो यहाँ पर ये सारे क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। NF3 की अगर हम बात करें, NF3 का भी सेम ऐसा ही होगा, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत ज़्यादा होगा। सबसे ये ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ये क्या करेगा? ये खींचेगा और ये ऑलरेडी इधर जा रहे होंगे। ठीक, और ये किधर जा रहा है? इस तरफ। तो देखो इनकी डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई, दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण क्या होंगे? जुड़ने की बजाय घट जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे सभी एक ही डायरेक्शन में। तो इसके द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 88 का फर्स्ट आंसर अमोनिया यहाँ पर आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट 88 हो गया। 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रोटॉन और अल्फा कण की तरंग दैर्घ्य का अनुपात 1:2 होगा यदि उनका। ठीक, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड कथन दे रखे हैं। ये बोल रहा है कि एक प्रोटॉन है और अल्फा कण है जिनकी तरंग दैर्घ्य का अनुपात यानी कि लैम्डा p और लैम्डा अल्फा का अनुपात कितना है? 1:2 है। ये आपके लिए स्टेटमेंट दे रखा है इसने। ठीक, ये स्टेटमेंट दे रखा है।
क्लियर। अब इस स्टेटमेंट के लिए बोला जा रहा है कि आप और स्टेटमेंट जो हैं, अलग अलग स्टेटमेंट, वो भी आप यहाँ पर प्रूव करो। सबसे पहले बोल रहा है प्रोटॉन का वेग और अल्फा कण का वेग 1:8 के अनुपात में है। तो इसके लिए हमें इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, यानी कि वेग और तरंग दैर्घ्य में संबंध। फिर गतिज ऊर्जा भी यहाँ पर यूज करी गई है, तो गतिज ऊर्जा वाला भी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो हम संबंध बता पाएंगे अनुपात का। फिर यहाँ पर देखो गतिज ऊर्जा ही ज़्यादातर यूज करी गई और वेग यूज किया गया है। ठीक, तो फॉर्मूला बताओ। सबसे पहले तो आप लैम्डा के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ते हो, H/P पढ़ते हो। ठीक, जिसे हम लोग H/mv लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, H/mv लिख देते हैं। और क्या पढ़ते हो फॉर्मूला, जल्दी से कमेंट करो। और हम लोग पढ़ लेते हैं H/रूट में mk हो जाता है, ये अगर काइनेटिक गतिज ऊर्जा के टर्म में अगर हम बात करते हैं। ठीक, और अगर हम ये सारे कांस्टेंट हटा दें तो यहाँ पर अगर अनुपात में देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/mv। ठीक, फिर और अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 1/रूट में 2mk। ठीक, ये अनुपात में ही है, आगे इसके साथ संबंध बता रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, और आगे अगर हम के उसमें देखें, यहाँ पर 2 अगर हटा दो तो ये सिर्फ mk अगर हो गया। ठीक, तो ये संबंध हमें पता चल गया, यानी कि अब हम देख सकते हैं। तो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रोटॉन का वेग और अल्फा कण का वेग 1:8 में है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम देखें फर्स्ट वाले के लिए वेग की बात हुई है, यानी कि Vp/v अल्फा। ठीक, आपको पता है इनके मास का अनुपात क्या होगा, याद रखना यहाँ पर इनके मास का जो अनुपात होगा वो 1:4 होगा। ठीक, क्योंकि पता है प्रोटॉन और अल्फा की अगर हम बात करें तो 1:4 होगा, ये क्लियर होना चाहिए मास का, द्रव्यमान का। अगर हम वेलोसिटी की यानी कि वेग की बात करेंगे तो 4 आपको ऑलरेडी पता है, 4/1, और इसके लिए कितना दे रखा है यहाँ पर 2/1 हो जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 8:1 आ गया। कितना आ गया, 8:1। लेकिन यहाँ पर बोला क्या है, 1:8, तो यानी कि ये तो गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब सेम स्टेटमेंट नीचे दे रखा है, प्रोटॉन का वेग अल्फा कण के वेग के 8:1 में है, यानी कि देखो यहाँ 4 दूनी 8 और 1, तो ये वाला सही, यानी कि बी सही है, ए गलत है। ठीक है, बी सही है, ए गलत है। तो सबसे पहले ऑप्शन के पास आओ, ए वाला तो आंसर नहीं होगा, तो ये कट गया। अब बचा कौन, बी सी और बी डी। तो सी और डी में एक का पता कर लो। यहाँ बोल रहा है प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा का अनुपात 64:1 है। ठीक, तो जल्दी से यहाँ देखो सेम वही चीज़ है, लेकिन अनुपात चेंज कर दिया गया, 16:1 आएगा या 64:1 आएगा। तो अगर हम इसे फाइंड कर लें तो हमें आंसर पता चल जाएगा। कैसे देखेंगे, अगर हम यहाँ देखें, अगर गतिज ऊर्जा की बात करो, ठीक, गतिज ऊर्जा की बात करो तो ये वाला सेम हम अगर संबंध देखेंगे तो 4:1 × 2:1 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये 4 और ये कितना हो गया, 4, 16:1 आ रहा है, ना कि 64:1 आ रहा है। तो यानी कि डी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। डन, चलो, यानी कि 89 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी का सही क्रम क्या होगा। आयनीकरण एंथैल्पी की बात हो रही है। देखो अगर हम लोग बात करें, देखो ये परिवार कौन सा है, बोरॉन परिवार है। तो सबसे पहले बोरॉन परिवार लिख लेते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक, अब देखो इसका अगर हम लोग एनसीईआरटी में आप देखोगे ग्राफ में भी बताया गया। एनसीईआरटी में जो आपका थर्ड चैप्टर है, जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण वाला चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें आपको बताया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा बोरॉन की। ठीक, अच्छा देखो 3 ही लिए भी गए हैं और ज़्यादा नहीं लिए गए, अलग अलग आप देखोगे तो ग्रुप यूज़ करे गए हैं। तो अगर हम इनके पूरे तत्वों का अगर हम आयनन ऊर्जा देख लें तो हमें पता चल जाएगा कौन सा यहाँ पर ट्रेंड जो होगा वो सही ट्रेंड होगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरियम, फिर उसके बाद थैलियम, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, गैलियम, एल्यूमिनियम। ठीक, फिर आएगा गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम और देन इंडियम। ठीक, ये होता है आपका ट्रेंड।
ठीक है, ये ट्रेंड होता है। अब देखो कौन सा ट्रेंड यहाँ पर ये फॉलो हो रहा है, तो अगर आप देखोगे ए वाला देखो तो एल्यूमिनियम की ज़्यादा दिखा रहा है, नहीं है, गलत। फिर नेक्स्ट वाला देखो गैलियम है, एल्यूमिनियम है, लास्ट में बोरॉन, तो गलत है, यहाँ पर इंडियम है। थर्ड वन देखो यहाँ पर बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम, नहीं, ये भी गलत है। अब देखो फोर्थ वन देखो थैलियम, गैलियम देन एल्यूमिनियम, यानी कि फोर्थ वन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 90 का चौथे नंबर का आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट 91 नंबर का क्वेश्चन। 91 नंबर का क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या है यहाँ पर, यह देखा गया है कि तत्वों के विशिष्ट एक्सरे स्पेक्ट्रा अनियमितता दर्शाते हैं जब शक्ति यानी कि n की आवृत्ति अर्थात उत्सर्जित एक्सरे को परमाणु क्रमांक Z के विरुद्ध आलेखित किया जाता है तो निम्नलिखित ग्राफ प्राप्त होता है। आप सभी को पता है मोज़ले जी ने जब अलग अलग तत्वों पर एक्सरेज एमिट करवाई थी तो वहां पर अलग अलग आवृत्ति के हमें तत्व मिले थे जो अलग अलग आवृत्ति यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे थे। फिर उन्होंने परमाणु क्रमांक और आवृत्ति के बीच में जब ग्राफ देखा तो वो स्ट्रेट लाइन आया, सरल रेखा आया। तभी से एक नया आवर्त नियम आ गया कि जो तत्वों के मूल गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ना कि परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तभी से नई आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। ठीक, यहाँ पर ये क्या है, आवृत्ति है। ये क्या है, आवृत्ति है। अच्छा, आप सभी ने इसमें संबंध पढ़ रखा है, रूट आवृत्ति और यहाँ पर z, ये ग्राफ बनता है, पढ़ रखा है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर रूट आवृत्ति की जगह n कर दिया और पूछा गया है कि n की वैल्यू बताओ। n की यहाँ पर इन्होंने क्या पूछ लिया, मान पूछ लिया कि ये मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक फॉर्मूला आप सभी को पता है, अगर हम आवृत्ति के रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक, तो आपने देखा है ये अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, एक फॉर्मूला आप सभी ने और पढ़ा है, क्या होता है यहाँ पर, ए जेड माइनस बी। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या हो गया, अगर रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ, पावर में क्या आ जाएगा, पावर में हाफ आ जाएगा, इस तरह से। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या पता चल गई, हाफ, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट 92 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान है। कौन सिग्मा बंध का बनना प्रदर्शित नहीं कर रहा है। सिग्मा बंध का यहाँ पर देखो एस का यहाँ पर क्या हो रहा है, अतिव्यापन हो रहा है, ये सिग्मा बंध प्रदर्शित कर रहा है, ये भी सिग्मा बंध प्रदर्शित कर रहा है। पीपी अगर देखें ये भी सिग्मा बंध प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ देखो ये पार्श्व अतिव्यापन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये पाई होगा। ये बंध कौन सा बन रहा होगा, पाई बन रहा होगा, ये सिग्मा है। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ये तीनों सिग्मा बंध को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में 250 नैनोमीटर के विकिरण का उपयोग करने पर 0.5 वोल्ट लगाकर धातु से प्रकाश विद्युत के उत्सर्जित को रोका जा सकता है। धातु का कार्यफलन बताओ। धातु का कार्यफलन आपको बताना है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है कार्यफलन के लिए, के मैक्स क्या होता है, के मैक्स इज इक्वल्स टू ई माइनस यहाँ पर कार्यफलन। अब देखो ई के लिए आप HC अपॉन लेमडा से निकाल सकते हो, क्योंकि देखो दे रखा है, लेमडा दे रखा है, H और C आपको वैल्यू पता होती है, तो यहाँ पर ई निकाल लो। ये आपको पता करना है, ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.5 वोल्ट। ठीक, तो आपको ये निकालना है। सबसे पहले तो ई को कैलकुलेट करो जल्दी से। ई कैसे कैलकुलेट करोगे, नैनोमीटर में दे रखा है, ठीक, और वो वोल्ट में है। तो यहाँ पर अगर आप जब कैलकुलेट करोगे तो ऊपर देखो, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे 12400 अपॉन में कितना है, 250। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 250। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक जीरो और बढ़ा दो तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। 25 पंचे 125, सीधे सीधे आंसर आपको मिल रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब देखो यहाँ कार्यफलन में रख दो, तो कार्यफलन आपको पता करना है, ये कितना आ गया, ये 5 दे रखा है ऑलरेडी, 0.5 देखो,
ठीक, तो यहाँ पर ये 5 माइनस 0.5 तो कितना आ गया 4.5, यानी कि कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आया है 4.5 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, डन, समझ में आया इतना सभी को? चलो थर्ड सही है ना। नेक्स्ट 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी बोहर की कक्षा की त्रिज्या R3 है, तीसरी बोहर की कक्षा की बात हो रही है और बोला जा रहा है चौथे बोहर की कक्षा की त्रिज्या R4 है। ठीक, तो अब बोला जा रहा है इनमें संबंध बताओ। ठीक, फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ रखा है इसके लिए, तो यहाँ पर जो संबंध निकल कर आएगा R3 और R4 के लिए, तो R4 के लिए जो संबंध आएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पर 16/9 R3। ठीक है, फॉर्मूले से, डायरेक्ट फॉर्मूले से आप यहाँ पर लिख सकते हो। डन, n² z का आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो आंसर यहाँ पर मैच कौन सा हो रहा है, तो देखो यहाँ पर 9/16 16/9, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। ठीक है, डन, तो 16/9 R3, बाकी के ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, 94 का क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, देखो 95 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरीन का औसत मोलर द्रव्यमान जो होता है 35.5 ग्राम मोल इनवर्स है, यानी कि औसत द्रव्यमान की बात हो रही है। ठीक है, औसत यहाँ पर मोलर द्रव्यमान की कितना है, 35.5 है। ठीक है, कितना दे रखा है, 35.5। अब कह रहा है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो क्लोरीन है, यानी कि 35 Cl की अगर बात करी जाए तो वो कितना है, कह रहा है का अनुपात कितना होगा, यानी कि अगर हम इसका और इसका अनुपात, यानी कि अगर हम इसे x मान लें, ठीक, और 37 Cl की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर इसका अनुपात 100 - x। ठीक, अगर हम मान लें इस तरह से, तो आपको पता है औसत मोलर द्रव्यमान किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में x1 प्लस x2। ठीक, अब देखो ये ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पर हम 35.5 लेकर चल रहे हैं। अब इसे सॉल्व करोगे, m1 x1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 35। ठीक, और x कितना माना है यहाँ पर 35x हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो गया 37, 100 - x हो गया। ठीक, अपॉन में क्या हो गया यहाँ पर 100 हो गया। ठीक, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, x कट जाएंगे, 100 बचेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है 35.5 है, जब आप इसे हल करोगे, ठीक है, जब आप इसे हल करोगे तो यहाँ पर आपको जो अनुपात मिलेगा, यानी कि कुछ x की वैल्यू मिलेगी आपको, x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ पर 75। ठीक, जब आप इसे हल करोगे तो 100 - x करोगे तो एक वैल्यू 25 मिलेगी। ठीक, तो अनुपात क्या आएगा 25 या 75, यानी कि 3:1 आएगा। अनुपात क्या आएगा, 3:1 आएगा। बाकी कोई अनुपात तो दिख नहीं रहे हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। डन, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर होगा। 96 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है पूर्ण दहन के बाद 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए आवश्यक मीथेन के मोलों की संख्या क्या होगी। मीथेन का मोलर द्रव्यमान आपको यहाँ ग्राम मोल में कितना दे रखा है 16। तो यानी कि मीथेन का दहन कराया जा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। अब इसे हमें क्या करना है, संतुलित कर लो। तो यहाँ पर देखो ये संतुलित हो गई है। ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ पर जो पूर्ण दहन के बाद 11 ग्राम CO2, यहाँ पर 11 ग्राम CO2 उत्पन्न करने के लिए आवश्यक मीथेन के मोलों की संख्या बताओ। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ कितना है 11 ग्राम, क्या हो रहा है 11 ग्राम उत्पन्न हो रही है, यानी कि 11/44, यानी कि 1/4। अब मोलों की संख्या देखो तो 1 और 1, ठीक, कितना है 1 और 1 हो रहा है, यानी कि इसके लिए भी 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 का मतलब क्या हो गया 0.25 मोल। ठीक है, क्या हो गया 0.25 मोल। तो मीथेन के 0.25 मोल यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आवश्यक होंगे। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में किस प्रकार की समाव्यवस्था है। तो यहाँ पर आपको कुछ युग्म दे रखे और बोला गया किस प्रकार की समाव्यवस्था है। तो अगर आप इनमें देखेंगे समाव्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो समावयवी दिखाई दे रहे हैं वो श्रृंखला समावयवी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इनका स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे ना
तब यहाँ पर आप देखोगे इनकी श्रृंखलाओं में ही डिफरेंस हो रहा है, ये नॉर्मल ब्यूटेन के स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे। ठीक है, तो समझ में आया। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, संरूपण समावयवी नहीं होगा, आ गया हमारा आंसर श्रृंखला समावयवी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे चेन आइसोमर्स। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 98 देखते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है CH बंध की सही बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम बताओ। तो यहाँ पर बंध ऊर्जा का क्रम आपको बताना है। तो ये वाला बंध अगर हम देखेंगे X, तो ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा, ये जल्दी टूट जाएगा। ठीक, जल्दी टूट रहा है यानी कि कम स्टेबल है। और ये बंध ऊर्जा जो होगी स्टेबिलिटी की क्या होती है, अगर हम देखें तो व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो यहाँ पर X की तो सबसे कम होगी। ठीक, उसके बाद अगर हम Y की बात करें देन आएगा Z। ठीक, तब आएगा Z। तो इसके लिए आपने नियम भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बंध वियोजन ऊर्जा के लिए जो क्रम आएगा वो Z की सबसे ज्यादा, देन Y की, तब X की, यानी कि 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 98 के लिए। डन। नेक्स्ट 99 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिकतम अम्लीय है। ठीक, अगर हम नाइट्रो समूह की बात करें तो वहां पर अगर नाइट्रो समूह यहाँ लगा है तभी हम ज्यादा अम्लीय की बात कर सकते हैं। तो 3rd और 4th में अगर हम आंसर देखेंगे तो 4th वाला हमारा आंसर राइट आंसर होगा, ये अधिक अम्लीय होगा, अधिकतम अम्लीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट 100 नंबर का क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं। हाइड्रोजन समान नमूने में इलेक्ट्रॉन 5वीं उत्तेजित अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था में संक्रमण करते हैं, यानी कि 6 से ठीक 2 में। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो कथन है वो कितने दे रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्णक्रमीय रेखाएं जो उत्सर्जित होंगी वो कितनी होंगी। तो अगर 6 से 2 में करते हैं तो यानी कि 6 N1 N2 तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर N2 N1। अब जब हम करते हैं तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये 3 होगा। ठीक, 3। तो यहाँ पर ये कितने हो गए, 3। ठीक, +2 +1 तो कितने आ गए, 6 होनी चाहिए। 6 वर्णक्रमीय रेखाएं होनी चाहिए। यहाँ कितना है, 10 दे रखा है, यानी कि गलत। तो A वाला गलत है, तो ये हटा दो और ये हटा दो। B देखें, 6 विभिन्न वर्णक्रमीय रेखाएं उत्सर्जित होंगी, अभी अभी हमने ये काउंट किया है, तो यानी कि B सही है। तो B वाले आंसर रहेंगे ही, या तो C आंसर है या तो D। अब कह रहे हैं बाह्य श्रृंखला से संबंधित रेखाओं की संख्या 4 होगी, पाश्चन श्रेणी से संबंधित रेखाओं की संख्या 3 होगी। तो यहाँ देखो 6 - 3 तो पाश्चन श्रेणी हो जाएगी हमारी। कौन सी श्रेणी हो जाएगी, पाश्चन, यानी कि D आंसर सही है। तो B और D हमारा सही उत्तर होगा, बाकी के उत्तर यहाँ पर ऑप्शन जो हैं वो गलत ऑप्शन होंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को ये जो हमारा सेशन है अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।